नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए या उस पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तकरीबन 100 मिनट में पूरी सरकार की बखिया उधेड़ दी। कहीं भी एक एक बिंदु पर अग्निवीर, पेपर लीक, नीट, मणिपुर, महंगाई, बेरोजगारी और यहां तक कि राहुल गांधी बीजेपी की उस पिच पर भी पहुंच गए जिस पर उसका एकाधिकार है, हिंदुत्व की पिच पर। हालांकि हिंदुत्व और हिंदू, इस पर जो राहुल गांधी का सदन में बयान दिया है राहुल गांधी ने, उसको लेकर काफी हंगामा और बवाल भी मच रहा है। बीजेपी और हिंदू संगठनों ने इस बात की निंदा की है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित हैं, उन्होंने निंदा की है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी हमेशा हिंदुओं को गाली देती रही है। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, विश्लेषक इस बात को कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने चुनाव में जिस तरीके से हिंदुत्व के हथियार को कुंद किया है, आगे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की रणनीति और विपक्ष की रणनीति भी यही है कि किस तरीके से उनके जो हिंदुत्व वाले हथियार को और बेअसर कर दिया जाए। और आज जो उनका बयान था, सोचा समझा बयान, वो इसी पर था। राहुल गांधी ने ईडी और सीबीआई जैसी जो संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, उनके कार्य और उनकी जो तरीके हैं काम करने के, उस पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में दो मुख्यमंत्रियों को अंदर किया गया, उन्हें खुद 55 घंटे तक बैठाए रखा गया, बहुत सारी बातें की गई, यहाँ से शुरू किया और फिर वो सनातन पर आ गए। आज वो भगवान शिव का बार बार उन्होंने संसद के अंदर जिक्र किया और बाबा भोलेनाथ की तस्वीर भी उन्होंने संसद में दिखाई, जिसको लेकर सत्ता पक्षी सदस्यों ने कहा कि ये नियम विरुद्ध है, ऐसे कोई प्ले कार्ड तस्वीर दिखा नहीं सकता। ओम बिरला ने भी नसीहत दी कि आप जो भगवान की जो चित्र है उसको आप ऐसे करके अगर अपने सामने रखते हैं तो अपमान है। इसके बाद भी राहुल गांधी रुके नहीं और वो बार बार वो दिखाते रहे। यही नहीं, उन्होंने गुरु नानक देव की तस्वीर भी दिखाई, उन्होंने ईसा मसीह की भी तस्वीर दिखाई, उन्होंने कुरान का भी जिक्र किया। चारों तरफ इन सब चीज़ों को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने सरकार पर हमले किए और ये बताने और जताने की कोशिश की कि वो बहुत मैच्योर राहुल गांधी हैं, एलओपी हैं। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के लीडर नहीं हैं, एक सांसद नहीं हैं, हम नेता प्रतिपक्ष हैं, पूरे विपक्ष को अपने आप में समेटे हुए हैं, पूरे देश को। तो इस तरीके की बातें राहुल गांधी ने की। उनका भाषण, उनका ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे लगता है कि 10 साल की जो गैर कांग्रेसी शासन है, भाजपा का शासन है, नरेंद्र मोदी का शासन है, उसमें पहली दफा ऐसा लगा कि सदन में विपक्ष भी है और एक तरीके से सदन के अंदर लोकतांत्रिक बैलेंस बनता दिखा। बहुत दिनों के बाद, 10 साल के बाद सदन के अंदर एक बैलेंस दिखा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। अपने आप में एक अलग तरीके का यह दृश्य और परिदृश्य था। और 10 साल में मैंने नहीं देखा कभी कि किसी विपक्षी नेता के भाषण के बीच में प्रधानमंत्री 2 बार, गृह मंत्री 3 बार, रक्षा मंत्री 2 बार, कृषि मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, भूपेंद्र यादव कैबिनेट मंत्री, दर्जनों, मतलब 1 दर्जन के आसपास मंत्री और सांसदों को, वरिष्ठ सांसदों को इंटरवीन करना पड़ा। वो चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे हिंदुत्व की बात हो, इन सारे मसलों पर बार बार नियम की किताब सत्ता पक्ष के नेताओं को और मंत्रियों को दिखानी पड़ी। तो ये एक अलग तरीके का दृश्य था, एक अलग तरीके के राहुल गांधी थे, क्योंकि वो एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। और उन्होंने इस बात को बार बार कहा। राहुल गांधी ने संविधान पीठ लोकसभा अध्यक्ष के
पद पर बैठे ओम बिरला को भी संकेत दिया, संदेश दिया कि सारा विपक्ष आपके आगे झुका हुआ है, आप मत झुकिए किसी के आगे। उस दृष्टांत को भी उन्होंने सदन के सामने रखा कि हम और नरेंद्र मोदी जी आपको आपके सदन तक, आपके कुर्सी तक स्थापित करने गए, एक से आप ऐसे करके मिलते हैं, एक से आप ऐसे करके मिलते हैं। ओम बिरला को सफाई देनी पड़ी कि नहीं, हमारी संस्कृति है कि जो बड़ा है, उम्र में बड़ा है, उसके हम पैर भी छूते हैं। तो फिर राहुल गांधी यहीं चुप नहीं हुए, फिर उन्होंने आक्रमण किया कि हम चाहते हैं पूरा विपक्ष आपके सामने झुका है, ऐसे करके राहुल गांधी ने कहा, लेकिन आप किसी के आगे मत झुकिए। तो राहुल के वार पलटवार, हाजिर जवाबी बहुत तीखी थी। और इन 10 सालों में ऐसा दृश्य पूरे देश ने देखा नहीं। मुद्दों की बात हुई तो आज मंथन में हम मुद्दों की बात करेंगे, मुद्दों पर संधान, संसद में घमासान। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। राहुल गांधी के एक बयान को जो संसद में दिया गया हिंदुओं को लेकर, उसको विवादित बनाने की कोशिश पूरी तरीके से की गई सत्ता पक्ष के द्वारा, उसके सांसदों के द्वारा, और प्रधानमंत्री खुद खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ना ना, ये पूरे हिंदुओं का अपमान है। तो अगले ही क्षण राहुल गांधी ने कहा कि ना ना ना, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सारा हिंदू नहीं है। उन्होंने विपक्ष की बेंच की तरफ इशारा किया कि यहां भी बहुत सारे हिंदू बैठे हुए हैं। ये कहने की कोशिश की राहुल गांधी ने कि हिंदुओं की सारी ठेकेदारी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। उन्हें सीधा हमला भारतीय जनता पार्टी और संघ पर किया और कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है बात हिंदुत्व की करती है, लेकिन हिंसा फैलाती है, हिंसक स्वरूप धारण करती है। इसको लेकर काफ़ी बवाल मचा। राहुल गांधी के वो बयान जिनको लेकर हंगामा बवाल, और जिनको लेकर बार बार सत्ता पक्ष को सफाई देने पर मजबूर होना पड़ा। कि नीट पे एक दिन का डिस्कशन हो, काफी जरूरी मामला है। 2 करोड़ युवाओं को नुकसान हुआ है। 70 बार पिछले 7 साल में पेपर लीक हुए हैं। तो हम चाहते थे कि एक दिन चर्चा इस पे हो। तो अगर आप मौका दे सकें। ठीक है, राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप विषय रखें, क्योंकि हमने व्यवस्था दे चुके हैं पहले ही कि राष्ट्रपति भाषण के मध्य में न शून्यकाल होगा, न कोई स्थगन प्रस्ताव को लिया जाएगा। ठीक है। और हम स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि जो नीट का इशू है वो पार्लियामेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैसेज देने के लिए हम चाहते थे कि एक दिन पार्लियामेंट चर्चा करे। मैं देखता हूँ। ठीक है। हाँ, के पीछे पड़ा रहता है। जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, 24 घंटा उनको तंग करते हैं। उनके कैश फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, कैश फ्लो को क्रश करने की कोशिश करते हैं कि वो परे हट जाएं और अरबपति उनकी जगह ले। आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर से पूछ लो, ये आपको बता देगा। गुजरात में मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, जीएसटी क्यों हुई। साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं। कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में, मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा हिंदुस्तान, वही। मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। भगवान का मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए।
नोटबंदी कर दिया। डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया, खटाक। और अलग अलग ऑर्डर आते हैं। अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, बंबई एयरपोर्ट अदानी जी का ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाखट 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 ऑर्डर आते हैं। तो नोटबंदी कर दी। स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उड़ा दिया, खत्म कर दिया। आज नतीजा यह है कि ये जो भी करना चाहे करे, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, फिनिश्ड। बहुत बड़ा ऐलान लोकसभा में राहुल गांधी ने कर दिया कि भाई जॉब क्रिएशन बैकबोन ब्रोकन, रीढ़ की हड्डी टूट गई है। जहां से जॉब मिलते हैं युवाओं को, कुछ भी कर लें लेकिन युवाओं को रोजगार ये दे नहीं सकते। ये बहुत बड़ा दावा राहुल गांधी ने संसद में किया। अयोध्या का मुद्दा उन्होंने सबसे पहले छुआ और वो कमजोर नस भारतीय जनता पार्टी की दबाई और कहा कि आपको भगवान ने इसीलिए वहां अयोध्या में दंड दिया है क्योंकि आपने एयरपोर्ट में जो जमीन ली, कि आपने एयरपोर्ट बनाया, किसानों को मुआवजा नहीं दिया। बहुत सारे दुकानदारों की दुकानें तोड़ी, उनको मुआवजा नहीं दिया, उनका रोजगार छीन लिया, बहुत सारे लोगों का घर छीन लिया। हालांकि राहुल गांधी के इस लोकसभा में बयान के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सरकार की तरफ से सामने आया और उन्होंने बताया कि इतने अरब इतने करोड़ का मुआवजा किसानों को दिया गया है। और बाद में अमित शाह ने भी इस बात को कहा कि नेता प्रतिपक्ष बहुत सारे तथ्य गलत रख रहे हैं, इनको वेरीफाई कराया जाए, और अध्यक्ष लोकसभा ने कहा कि नहीं, वेरीफाई कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर मुद्दे इस तरह के रखे। महंगाई को छुआ, बेरोजगारी को छुआ, व्यापारी को छुआ, नौजवान को छुआ, किसान को छुआ, एमएसपी को छुआ, अग्निवीर को छुआ। सारे राहुल गांधी का भाषण केवल और केवल कोर मुद्दों पर था और बार बार उन्होंने सुई चुभोई सत्ता पक्ष को। डंके की चोट पर उन्होंने पिंच भी किया। प्रधानमंत्री को बार बार कहा कि भाई उनका सीधे भगवान से कनेक्शन है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नहीं, क्या कह रहे हैं आप, गैर जिम्मेदाराना बात करना। ना, मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री खुद कहते हैं। और उसके बाद फिर शायद कोई रास्ता था नहीं लोकसभा अध्यक्ष जी के पास कि वो कुछ कहते इसके आगे। तो राहुल गांधी की जो एलओपी के रूप में एक हाजिर जवाबी और बहुत सारी जो चीज़ें इस तरह को देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने भी इंटरवीन किया 2 बार राहुल गांधी को, और एक बार प्रधानमंत्री ने भी चुटकी ली कि नेता प्रतिपक्ष को हमें सीरियस लेना चाहिए। महावीर, डराओ मत, अब है मुद्रा। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है। यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत। माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। स्पीकर सर, इस सदन के नियमों की पुस्तिका, इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है।
ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार चाहिए। ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है स्पष्ट सर, कर देना चाहता हूं कि गलत नहीं युद्ध है के सर। दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद महोदय, अध्यक्ष पहली बार इस सदन को संबोधित कर रहे हैं, मैं 2 नियम रूल 349 और रूल 352 के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले तो प्रतिपक्ष के नेता को बोलने का तरीका आना चाहिए। 349 जो 12 है वो स्पष्ट रूप से कहता है शैल नॉट सिट और स्टैंड विद बैक टुवर्ड द चेयर। वो लगातार आपकी तरफ फीट करके खड़े हैं, नियमों के खिलाफ है, जो उनको शोभा नहीं देता। दूसरा अध्यक्ष महोदय आर्टिकल रूल 352 रूल 2 ये कहता है मेक पर्सनल रेफरेंस बाय वे ऑफ मेकिंग एन एलिगेशन इम्प्यूटिंग अ मोटिव टू और ए क्वेश्चनिंग द बोना फाइडी। इन्होंने पूरे विपक्ष के सदस्यों पे नहीं बल्कि इससे बाहर जाकर पूरे एक हिंदू समाज के ऊपर एलिगेशन लगाया है। इनकी बोना फाइड गलत है, इनके खड़े होने का तरीका गलत है। तो पूरे सत्ता पक्ष को मोर्चा लेना पड़ा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। ऐसा क्या किया राहुल गांधी ने? ये दृश्य पहली बार 10 सालों में दिखा कि सत्ता पक्ष इतना असहज नजर आया। हमारे साथ आज बहुत ही धुरंधर पत्रकार और विश्लेषक जुड़े हैं। चूंकि अगर इस कार्यक्रम में हम राजनीतिक दलों के लोगों को आमंत्रित करते जैसा कि हम करते हैं, तो मुझे लगता है ये जो चर्चा है ये पूरी तरीके से आरोप प्रत्यारोप में सिमट कर रह जाती, और जो चीज़ें हम डिकोड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, दर्शकों को समझाना चाहते हैं, वो शायद नहीं हो पाती। इसलिए आज मैंने क्षमा के साथ में राजनीतिक दलों को आमंत्रित नहीं किया है। देश के जाने माने विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने वर्षों तक लोकसभा राज्यसभा की रिपोर्टिंग की है, राजनीतिक दलों को फॉलो किया है, ऐसे ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। अजीम अख्तर साहब बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत अजीम भाई, बहुत धन्यवाद आपका। मनोज मिश्रा बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, मनोज जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। शशिकांत त्रिवेदी जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद। और वीरेंद्र सेंगर जी, वर्षों का लोकसभा राज्यसभा का अनुभव आपको है और बहुत बेबाकी के साथ में वीरेंद्र जी अपने विचार भी रखते हैं। आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। वीरेंद्र सेंगर जी से चर्चा शुरू करेंगे। वीरेंद्र जी, आज मैं देख रहा था सदन में, एक तो राहुल गांधी का लगभग 100 मिनट का जो भाषण था, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कितना था ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो बहुत जो मुद्दे थे, मूल मुद्दे, वो तय करके आए थे कि कोर मुद्दों पर हमें बात करनी, उन पर किया। और हिंदुत्व पर, जो बीजेपी का हिंदुत्व है उस पर भी उन्होंने अटैक किया। हालांकि बहुत चीज़ें अलग तरीके से बताई जा रही, लेकिन उन्होंने बीजेपी के हिंदुत्व पर अटैक किया और अंत में बहुत लाउड स्वर में कहा कि हिंदुत्व केवल हिंदू है, हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी नहीं है, बहुत सारी लोग हैं इस देश में जो हिंदू हैं। इस तरीके की बातें कहना, इस तरीके की चीज़ें कहना, और अपने आप में एक अलग तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन और एक अलग तरीके की लोकसभा नजर आई। वीरेंद्र जी। चौहान जी, जैसा कि आपने प्रस्तावना में कहा कि एक अलग तरह का नज़ारा था और पिछले 10 साल में तो ऐसा आया नहीं। आज लगा, पहली बार लगा कि एक विपक्ष भी है और दमदार विपक्ष है। और आज जो बॉडी लैंग्वेज थी राहुल गांधी की और माननीय प्रधानमंत्री जी की, वो देखने लायक थी। माननीय प्रधानमंत्री में एक खींच सी दिखाई पड़ रही थी और
उन्होंने हस्तक्षेप किया। मतलब पहली बात देखिए, राहुल गांधी के भाषण में पूरा कैबिनेट बचाव में आ गया और ये बोले 3 बार, अमित शाह जी बोले, कृषि मंत्री बोले, सबने बोला, तो सब पूरा बचा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी, अगर एक हम विशेषत्व पर तौर पर कहें तो मैं कहता हूं कि आज राहुल गांधी सब पर भारी पड़े। हालांकि ये जुमला एक समय मोदी जी ने उछाला था, लेकिन आज वो राहुल गांधी पे साबित हुए और राहुल गांधी ने आज मैच्योरिटी दिखाई। राहुल गांधी का ये रूप हमने अभी नहीं देखा। वो कितने चुटकुले अंदाज में और कई बार वो मजाक के अंदाज में भी, कई बार चुटकी के अंदाज में लिए। तो इससे एक तो राहुल गांधी की ये छवि बनी। पहले वो जब भी बोलते थे तो बड़े गुस्से में बोलते थे, गुस्से में ही करते थे। आज उनमें बदलाव दिखाई पड़ा, बड़ी मैच्योरिटी दिखाई पड़ी और उन्होंने तमाम हल्ला गुल्ला के बीच भी और माननीय जो स्पीकर साहब हैं उनके टोका टाकी के बावजूद भी वो लगातार बोले और बहुत आक्रामक रहे। उन्होंने सारे कोर मुद्दे उठाए और सरकार को घेरा, सरकार को अग्निवीर पे घेरा। अग्निवीर पर रक्षा मंत्री ने सफाई भी दी और ये आरोप भी लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन क्या आता है कि रक्षा मंत्री भी अर्ध सत्य बोल रहे थे। वो ये बोल रहे थे मुआवजा दिया गया 1 करोड़ का, लेकिन राहुल गांधी कह रहे थे कि भाई जो लड़ने वाला है सेना में वो दो तरह के हो गए। अग्निवीर अगर शहीद होता है तो वो शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, पेंशन नहीं दी जाती। इस पर रक्षा मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। एक पे एक वो लगातार राहुल गांधी घेरते रहे और अमित शाह ने 3 बार हस्तक्षेप किया। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत बड़ी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि बड़ी खींच भरी थी। और जबकि वो बड़ा दम में बोलते थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग तरह की होती थी। उंगली उठा के वो धमकाने के अंदाज में बोलते थे। आज वो बिल्कुल से अलग दिख रहे थे और पूरा विपक्ष के साथ। राहुल गांधी ने कहा भी कि वो केवल कांग्रेस के नेता नहीं, पूरे इस समय वो विपक्ष की नेता की हैसियत से बोल रहे हैं। सबने समर्थन किया और पूरा विपक्ष जिस तरह से राहुल गांधी की धुन में मग्न था और जिस तरह से वो सब उत्साहित था, और दूसरी तरफ जो एनडीए की सेना थी वो बिल्कुल से उनके चेहरों पे पराजय के भाव था। कुछ लोग हल्ला गुल्ला जरूर मचा रहे थे जिसमें कि वो लोग माहिर हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि आज पहला दिन, ये पहली बार है कि संसद का पूरा माहौल परिदृश्य था बदला हुआ था। विपक्ष के हौसले बहुत बड़े हुए थे और सत्ता पक्ष, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी डिफेंसिव थे। उन्होंने तंज भी किया कि अब मैं लगता है कि जो नेता विपक्ष हैं उनका भाषण गंभीरता से सुनना पड़ेगा। तो उन्होंने चुटकी, लेकिन वो चुटकी में इस बार उनके दम नहीं था और राहुल गांधी कहीं भी डिमोरलाइज नहीं हुए और उन्होंने एक से एक पूरे हमले किए। उनका आक्रामक अंदाज था और विनम्रता भी दिखाई उन्होंने बहुत चालाकी से स्पीकर के पक्ष में, और स्पीकर का चेहरा भी देखने लायक था। संसद के टीवी ने बार बार उनको फोकस किया, लेकिन राहुल गांधी आज पूरा मजमा लूट ले गए। और वीरेंद्र जी, ये डिजिटल और सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का जो लगभग 100 मिनट का भाषण है, बहुत इस समय सर्वाधिक ट्रेंड कर रहा है और लगातार लोग इसको देख रहे हैं। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि लगातार इस नेता को ये भाषण देखा जा रहा है। हालांकि कल शाम 4 बजे प्रधानमंत्री बोलेंगे और प्रधानमंत्री बहुत मंझे हुए राजनेता हैं, वो क्या बोलते हैं देखने वाला होगा। लेकिन वीरेंद्र सेंगर जी जिस तरह कह रहे थे कि खींचे हुए लग रहे थे और एक तरीके से जो सत्ता पक्ष है, जो विजयी मुद्रा में है, चुनाव जीत कर एनडीए आया है, सरकार बनी है, वो ऐसा लग रहा था विभाजित सेना की तरह हो रहा था। क्योंकि मुझे लगता है कि जो सत्ता पक्ष है उसने राहुल गांधी को, प्रधानमंत्री ने 2 बार इंटरवीन करके, 3 बार गृह मंत्री जी ने इंटरवीन करके, 2 बार रक्षा मंत्री जी ने इंटरवीन करके बीच में ज़्यादा अहमियत दे दी। मुझे ऐसा लगता है इस वजह से राहुल गांधी का कद थोड़ा सा और ज़्यादा सदन के अंदर बड़ा होता नजर आए। एक ब्रेक ले रहा हूँ। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। एक आदमी सब पर
मुद्दों पर संधान, संसद में घमासान। सीधे रुख करेंगे। मनोज मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, केवल राहुल गांधी ही नहीं, अगर बात की बात देखें तो पूरे विपक्ष ने जिस तरीके से आज संसद में मोर्चा लिया, राहुल गांधी चूंकि एलओपी हैं इसलिए उनकी चर्चा बहुत हो रही है, उनके बाद महुआ मोइत्रा और ए राजा, जो मुद्दे राहुल गांधी से उभारने में छूटे उनको महुआ मोइत्रा ने पकड़ा और उसके बाद ए राजा ने पकड़ा। तो एक गजब का कॉम्बिनेशन। एक तो विपक्ष में जो इस बात कहा जा रहा था कि संसद के अंदर और संसद के बाहर जो इंडिया वाला गठबंधन है वो कितना उसका कॉम्बिनेशन बैठेगा, तो राहुल गांधी ने मुझे लगता है उन सारी चीज़ों को बहुत प्लान तरीके से एलओपी के रूप में करने में कामयाबी हासिल की है। मनोज जी, आज मैं देख रहा था पूरे 10 साल तक विपक्ष के नेता, विपक्ष के सांसद गिड़गिड़ा कर कह रहे थे, हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहे थे, अध्यक्ष जी मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। आज गृह मंत्री जी प्रोटेक्शन मांग रहे थे। मनोज जी। दुर्गेन भाई, दरअसल सदन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, नेता प्रतिपक्ष, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि विगत 10 वर्षों में जिस बात का इंतजार पूर्व के सदन में लोगों ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यूपीए अन्य सरकारों में देखा करते थे कि हर मुद्दों पर कटघरे में खड़ा करना। आप अगर देखें तो जो बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस, और इतना ही नहीं, एक समय हुआ करता था नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का जब नेता खड़ा होता था तो वो संख्या बल या बाकी हुटिंग, बाकी मुद्दों को लेकर के वो गड़बड़ा से जाते थे। लेकिन राहुल गांधी ने जो बिंदुवार चर्चा की है, बिंदुवार जो मुद्दे उठाए हैं, अगर सदन में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री इनको खड़े, चूंकि बड़े नेता है, बड़े नेता मतलब अनुभव से बड़े हैं, चाहे वो राजनाथ जी की बात कर लें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लगातार केंद्र मंत्री हैं, गृह मंत्री से लेकर के दूसरी बार रक्षा मंत्री हैं, और प्रधानमंत्री को आप देखिए कि वो सदन को लीड कर रहे हैं, चाहे वो राज्य के सदन की बात कर ले, चाहे विदेश की बात कर ले, 2002 के बाद अब तक। और अगर वो खड़े हो जाए, वो नेता विपक्ष की बातों पे, सवाल पर इंटरप्ट करने लगे, दुर्गेन भाई ये बहुत बड़ी बात है। और आप मुद्दे की बात करिए, क्या जीएसटी, नोटबंदी, गुजरात, बेरोजगारी, फिर वो आपका किसान, फिर वो जो क्रांतिवीर, मतलब आप देखिए कि राहुल गांधी बिल्कुल सधे हुए परिपक्व नेता, और सदन में किस तरीके की बातें रखनी चाहिए, सरकार को कैसे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। अगर मैं वानगी की बात करूं तो इससे बेहतर वानगी नेता विपक्ष के रूप में नहीं हो सकती है। दूसरी तरफ जो हम इस बार जैसे ही चूंकि सरकार का शुरू हुआ, नेता लोकसभा अध्यक्ष चुने गए, तो लोकसभा अध्यक्ष भी लगातार, चाहे वो टोकरा टोकी की बात कर ले, बातों की बात कर ले, उसके बावजूद भी राहुल जी अपनी बातों को लेकर के, अपनी बात को कहने को लेकर के इसका इंतजार था। सरकार तो मैंडेट से बनती है, संख्या से बनती है, लेकिन विपक्ष में इस तरीके की चीजें, और मौजूदा परिस्थिति, आप नीट को देख लीजिए, आप बेरोजगारी को देख लीजिए, आप बाकी चुने हुए, और जो आपने जिक्र किया, चाहे वो टीएमसी बंगाल की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, जो विपक्ष में नेता इंडिया गठबंधन में थे या नहीं भी थे, वो राहुल गांधी के जैसे ही उनके भी अपने सवाल थे, उनकी अपनी बातें थी। और जो आपने एक बात कही ना बीच में कि साहब विपक्ष का नेता या सब विधायक या सांसद खड़ा होकर के कहता था कि साहब हमारी रक्षा करिए। साहब रक्षा की बात नहीं है, पिछला रिकॉर्ड आप देखिए, बहुत लंबी सीरीज थी नेताओं के और सदन के सदस्यों के सस्पेंशन के और निलंबन की। आपको लगता है क्या उस तरीके की स्थितियां होंगी? महुआ मोइत्रा की बात कर रहे हैं, आप देखिए बंगाल, चूंकि बंगाल का कल्चर है, वो चाहे वो प्रदेश की बात कर ले या देश की बात कर ले, अपनी बात रखना, अपनी बात को करना, और चूंकि वे ऑफ टॉकिंग, लैंग्वेज की बात होती तो वो लगता बहुत एग्रेसिव है। दुर्गेन भाई बड़ी ईमानदारी से अभी आने, जैसे अभी आपने कहा कि कल नेता सदन प्रधानमंत्री का अभिभाषण होगा, लेकिन आज अगर कहा जाए तो 10 में 10 नंबर में राहुल गांधी, मतलब माइंड ब्लोइंग कह सकते हैं कि आज मैंने वो परिपक्वता, वो बातें, वो मुद्दे जो जनता के हैं, नंबर से सरकारें बनती हैं, नंबर से लोग विपक्ष बैठते हैं, लेकिन विगत 10 वर्षों में शायद मोदी जी को इस तरीके का विपक्ष का आगाज देखने को नहीं मिला होगा, और मिल रहा तो वो भी, उनकी भी जो बॉडी लैंग्वेज की बात हम लोग करते हैं ना, अक्सर उनकी खड़े, आप सोचिए वो खड़े होकर के अगर किसी
की बात के लिए, अच्छा धर्म की बात करें, जिस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी संगठन महारत हासिल है, उन्होंने शिव जी से शुरुआत की, तो क्या गुरु नानक जी, क्या वो इस्लाम गुरु, या क्या ईसाई, तो सर्वधर्म संभाव से उस सारी बातों को, और उन्होंने वही बात कही। आप देखिए उन्होंने कोट किया बनारस का वो नाव पर मोदी जी को उस बात को कि आध्यात्मिक रूप और बाइबल को रूप, ठीक है ऑब्जेक्शन हो सकता होना चाहिए, लेकिन ये ऑब्जेक्शन हमने हमेशा विपक्ष में खड़े हुए नेताओं और को अभय देखा है। मुद्रा, मनोज जी, जो अभय मुद्रा मसला वाला था ना, वो जबरदस्त तरीके से उन्होंने उसको इम्प्रोवाइज किया कि अभय मुद्रा, और सारे धर्मों से जो अभय मुद्रा उन्होंने ऐसी फैलाई और कहा कि डरो मत, डरो मत। तो वो एक अलग तरीके को नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि हिंदुत्व केवल आपका कॉपीराइट नहीं, उन्होंने अपने आप को ये भी बताया कि मैं शिव भक्त हूं, पढ़ता लिखता खूब हूं धर्म को। नहीं, दरअसल दुर्गेश भाई यही तो मैंने कहा ना कि आप गड़बड़ कब होते हैं, आप नर्वस कब होते हैं, आप कमजोर तब पड़ते जब आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है। और मुझे लगता है सदन के जो वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव को आप देखिए, वो खड़े होकर के सवाल पे और फिर उंगली उठाने लगे, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अरे भाई हम लोगों ने यादव तो कह रहे थे पीठ किधर होनी चाहिए, सर किधर होना चाहिए, कुछ भी करे जा रहे थे भाई। जी 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 तो दुर्गेश भाई वही मैं कह रहा था कि आगाज जबरदस्त है, अंजाम का इंतजार करेंगे, और आए दिन ये चर्चाएं देश हित में, लोक हित में, लोकतंत्र हित में बहुत बेहतर जाने वाली। ठीक बात है। अजीम अख्तर साहब की तरफ रुख करेंगे। अजीम अख्तर साहब, राहुल गांधी ने जिस तरीके से अल्पसंख्यकों की बात की, और अल्पसंख्यकों की बात करते करते उन्होंने जो जिस तरीके से बीजेपी के हिंदुत्व पर आक्रमण किया, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? हालांकि बीजेपी एक तरीके से विक्टिम कार्ड खेलना उसने शुरू कर दिया कि भाई राहुल गांधी ने हिंदुत्व को गाली दी, हिंदुत्व को गाली दी। अब देखिए पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। अख्तर साहब, देखिए ऐसा है, अब तक हम अखबारों के जरिए और प्रिंट मीडिया और टेलीविजन वगैरह के जरिए सिर्फ एक ही पक्ष की बात सुनते थे, एक ही पक्ष की बात, सरकार की बात। सत्ता ने जो कह दिया हमने मान लिया, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आपकी बात सराहों पर। अब पहली बार है 10 साल के अंदर के विपक्ष की आवाज अब गूंज तो रही है, उनको सुनना पड़ेगा। देखिए ऐसा है डेमोक्रेसी में, तो आप जो कुछ कह रहे हैं कहते रहिए, विपक्ष जो मौजूद है, विपक्ष की भी तो सुनिए आप पूरी तरह। हमने विपक्ष को जो भेजा है, देखिए नंबर 1, हम पार्लियामेंट में जो लोगों को भेजते हैं, सड़क पे चलते फिरते लोगों को, लल्लू बल्लू को नहीं भेजते, पढ़े लिखे समझदार लोगों को भेजते हैं। वो समझदार लोग समझदारी की बात करेंगे। मिस्टर राहुल ने जो कुछ आज पार्लियामेंट में कहा, आप उसे डिनाई नहीं कर सकते, बेरोजगारी दुनिया के कौन कौन से मसाइल हैं जिस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है। देखिए नंबर 1, इलेक्शन कैंपेन में हमारे आदरणीय मोदी जी ने मुसलमानों के हवाले से वो बातें कही जो नामुनासिब थी, जो एक प्राइम मिनिस्टर के स्टेटस के खिलाफ थी। क्या मिस्टर राहुल गांधी उसके हवाले से बात नहीं कर सकते? उन्हें करना चाहिए था, वो हमारे नुमाइंदे हैं। अगर मुसलमानों के खिलाफ या हिंदू दलितों के खिलाफ कोई बात कही जाएगी सत्ता की तरफ से, तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो उसको रिव्यू करे कि भाई आप गलत कह रहे हैं। तो उन्होंने जो कुछ कहा सीखा। अब हालात तो यह है कि सत्ता को सुनना पड़ेगा। जो कुछ मिस्टर राहुल कह रहे हैं, वो राहुल की आवाज अकेले की आवाज नहीं, वो हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की आवाज है, जिन्होंने विपक्ष को, जिन्होंने वोट दिया, उनको यहाँ पर पहुंचाया है। बेहतर यह है कि देखिए जो कुछ राहुल जी ने उठाया नोटबंदी का और दूसरे मामला में, उसको डिनाई नहीं कर सकते आप। देखिए जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उनका जो स्टेटस क्या, उनका मनसब वो है, वो नहीं है जो वो कर रहे हैं, बल्कि वो एक तरीके से हुकूमत को शील कर रहे हैं। हुकूमत को पॉइंट आउट करना चाहिए, हुकूमत के खिलाफ अगर कोई चीज आ रही तो दे शुड कम आउट कि भाई ये गलत हो रहा है। लेकिन हो ये रहा है कि जो कुछ सत्ता कह रही है वो सही है, अपोजिशन जो कुछ कह रहा है वो गलत है। ऐसा नहीं होता, दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क में ऐसा नहीं है कि अपोजिशन जो कुछ कह रही है सब गलत है, हम जो कुछ कह रहे हैं सही कह रहे हैं। आप विपक्ष की आवाज तो सुनिए, वो जो कुछ कह रहे हैं उसके अंदर कुछ तंत्र तो है, उसके अंदर कुछ आवाज तो है, उस आवाज को उसको पूरा दबाना चाहते हैं। आप पार्लियामेंट में अपने मेंबरान के अक्सरियत की वजह से शोर बचा के, हंगामा करके
मेरी आवाज दबा सकते हैं। स्पीकर साहब 146 मेंबरों को पहले लास्ट टाइम आउट कर सके, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से आवाज दबेगी नहीं। आवाज आज उठी है, कल उठेगी, परसों उठेगी, ये आवाजें मुसलसल उठती रहे, चाहे राहुल उठाए, चाहे राहुल साहब का कोई और साथी उठाए, लेकिन लोकसभा में ये आवाजें उठेंगी और उठनी चाहिए, ताकि हुकूमत को एहसास हो कि कहाँ वो गलत काम कर रही है, कहाँ उन्होंने अवाम के साथ अवाम को कॉन्फिडेंस में लिया। आप कहते हैं कि सबका विकास, सबका विश्वास, हमारा सबका विश्वास, हमें विश्वास में कहा दिया है। आप जो कुछ कर रहे हैं ऊपर ही ऊपर कर रहे हैं, ऊपर ही ऊपर हो रहा है जो कुछ हो रहा है। अवाम को कुछ मालूम नहीं हो क्या रहा है, अवाम को कुछ मालूम क्या हो, क्या कुछ पॉलिसी बने, किस तरीके से बने। पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर हमारे गृह मंत्री या प्राइम मिनिस्टर कहते सब अच्छा है, सब अच्छा नहीं होता। हिंदुस्तान जैसे विशाल मुल्क में जहां बेरोजगारी है, दुनिया भर के मसाइल मौजूद हैं, वहां हर चीज अच्छी नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ तो कमी है जो लोगों में अनरेस्ट है। देखिए, मैं एक मुसलमान हूं। ठीक है अजीम साहब, मैं लौटूंगा अभी आपके पास। शशिकांत त्रिवेदी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशिकांत जी, सीधा आपकी तरफ रुख करता हूं। एक तो जरा मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो हिंदुत्व, राहुल गांधी ने जिस तरीके से हिंदुत्व का रेफरेंस दिया, भगवान शिव, गुरु नानक देव और भी जो महापुरुष हैं, कुरान का या भगवान बुद्ध महावीर स्वामी का जो उद्धरण दिया, इसके पीछे नेता प्रतिपक्ष की क्या रणनीति हो सकती है? क्या वो बताना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं इस देश को? शशिकांत जी, देखिए क्या है कि मैं थोड़ा सा पहले ओवरऑल आज का सीन है उसको एक समअप कर दूं। वो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले 2 बार अच्छा खासा बहुमत था, और वो इतना अच्छा खासा था कि कोई साथ में हो या नहीं हो, वो जीत का बहुमत था, जीते हुए थे। अभी जो है वो देश ने करेक्शन कर लिया है कि नहीं, किसी एक के हाथ में नहीं होना चाहिए, इससे गड़बड़ होने लगती है। ये एक तरह से सरकार एक ही तरफा चलती है और एक ही तरह से सबको हकालती है। और मैंने पिछले उसमें डिबेट में भी जिक्र किया था कि जो सबसे इस देश में भयानक स्थिति थी वो थी लॉकडाउन। उससे बुरा वक्त तो शायद मैंने अभी तक के जीवन में कभी देखा नहीं। एक तरह से सब लोग हाउस अरेस्ट, पूरा देश हाउस अरेस्ट था और कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था। और फिर जब लोगों ने इस बात को मानना मना कर दिया तो फिर सरकार कुछ नहीं कर पाई। तो क्या है कि माहौल ऐसे ही आपके गलत निर्णयों से शुरू होता है। दूसरा जो अभी आपने सवाल किया हिंदुत्व को लेकर के कि हिंदू खतरे में है, तो पहले हिंदू को बताना पड़ेगा ना कि कौन से खतरे में है, वो किस खतरे में है। भाई इस देश में जो मुसलमान है वो जस्ट सॉली सिटीजन है। जस्ट सॉली एक शब्द होता है, इसी मिट्टी में पैदा हुआ सिटीजन है, वो यहीं रहेगा, यहीं इसी मिट्टी में मिल जाएगा। उसे कहाँ ले जाके किस समुद्र में फेंकना है, क्या करना है उसका। तो इन प्रश्नों के जवाब जब आप किसी से पूछते हैं जो ये कहता है कि हिंदू खतरे में है, तो उसके पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। किससे खतरा है उसे? अभी तक तो हमें कोई खतरा महसूस ही नहीं हो रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, अगर हमारे चारों पिलर काम कर रहे हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो शासन किसी का भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो उसको भी वैसी ही चिंता करनी पड़ेगी जैसी आप कर रहे हैं। पर आप एक सूडो फियर क्रिएट करके उसका नतीजा आपके सामने है कि अब आप ही खतरे में हैं। हिंदू तो नहीं है पर आप खुद खतरे में हैं कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। और ये जो खतरा है वो सदन में दिखता है आपके चेहरे पर, वो ये है कि अब आपको डर है कि हम जीत तो गए हैं लेकिन एक्चुअली हारे हुए। हकीकत ये है कि आप हार गए हैं और जनमानस में है कि अब हो गया, स्टीम जो है आपका खत्म हो चुका है। आपका सारे एजेंडे जो आपने चलाए थे कि चांद पर आपने जो है यान भेजा, उसका कहीं जिक्र नहीं किया। आपने क्यों भेजा, किस लिए भेजा, वो अचीवमेंट क्यों था, एक नहीं 2 बार भेजा, दूसरी बार आप सफल हुए तो हुआ क्या फिर उसका, तो वो गायब है। आपका मंदिर मुद्दा था लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया, तो वो इतना डिस्टेंस हो गया कि आप उसको चुनाव में कुछ कर नहीं पाए। आपने सीएए लाने की कोशिश की और ये सबको बताया कि सबको कागज दिखाने पड़ेंगे। लोग प्रश्न पूछ रहे थे क्या भैया मुझे भी दिखाने पड़ेंगे, क्या इसको भी दिखाने पड़ेंगे, तो मैं हिंदू हूँ, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। एक अजीब किस्म की स्थिति और माहौल जो आपने पैदा किया वो समवाट ऐसा है जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा है। तो हर आदमी भारत में ये है कि वो हर लीडर को, हर कैप्टन को चौके छक्के लगाना है तो वो खुश होगा, ताली बजाएगा, और नहीं लगाए तो फिर आप गए।
खत्म है। आप वो उसी दिन आपकी बुराई करने लगता है कि इनको भगाओ, हटाओ यहाँ से। तो स्थिति अब इस समय यही है कि आपने क्रिकेट का माहौल बनाया, आपने हिंदुत्व का माहौल बनाया, आपने पता नहीं क्या क्या माहौल बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वो जो मुद्दे राहुल गांधी के पास है वो ज्यों के त्यों है, वो नहीं बदले। और वो एक्चुअली कोर मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं कि भैया रोजगार कहाँ है, इलाज कहाँ है, पानी कहाँ है, बिजली कहाँ है, सड़क कहाँ है, ये बताइए आप हमें। आप स्मार्ट सिटी तो बना रहे हैं, लेकिन शहरों में पीने के पानी की जो गंभीर संकट है वो कोई चर्चा करता है कभी क्या? आप ये बता रहे हैं कि आईटी से ये होने वाला है, टेक्नोलॉजी से ये होने वाला है, आप बता रहे हैं कि ये गरीब जो जो नई जनरेशन आ रही है उसको रोजगार कहाँ से मिलेगा? आप ये कह रहे हैं कि हमने डिजिटल पेमेंट कर दिया है और साथ में आपका रुपये भी डेवलूट हो रहा है और कैश भी आपका बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में कुछ जवाब है सरकारों के पास? सदन में ये सवाल पूछे जाए या ना पूछे जाए तो फिर आप क्या करते हैं? इमरजेंसी पर जो है डिस्कशन शुरू कर देते हैं। क्या करें? आपके पास डिफेंस के लिए अब कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। जो बार बार बेरोजगारी और अग्निवीर और हिंदुत्व का आप ही के सवाल। और नया मुद्दा नीट है, पेपर लीक है। 2.25 करोड़ का हवाला दिया शशिकांत जी उन्होंने कि 2.25 करोड़ छात्रों का भविष्य संकट में है। और आपने जो मेधा सेलेक्ट करने की व्यवस्था थी उसको आपने धंधा बना दिया है। मेधा को मतलब धंधे वाली एजेंसियां आपने खोल ली थी। ये बहुत बड़ा आरोप था राहुल गांधी का। छोटी सी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं मेडिकल साइंस में बहुत अंदर तक घुसा हुआ हूँ कई सालों से, तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने महावीरों ने बिल्कुल 100% मार्क्स लेकर के आए हैं वो मेडिकल साइंस को हल्के में ना ले। वो मतलब पूरा जीवन केवल दिमाग पढ़ने में, केवल दिल या दिमाग पढ़ने में पूरा जीवन भी कम है। और आप वहाँ रिजल्ट चाहिए होता है कि आपने इंजेक्शन लगाया तो वो इलाज हुआ या मर गया। अगर वो आपसे मरीज मर गया या उसको आपने ठीक नहीं कर पाए तो आपकी डॉक्टरी उसी समय खत्म हो जाती है, चाहे आपने किसी तरह से अपनी डिग्री हासिल की हो। इस देश में हजारों डॉक्टर हैं जिनके पास बहुत अच्छी डिग्री है और उनको कोई नहीं पूछता, उनके पास कोई इलाज कराने नहीं जाता है। तो ये हासिल करने ना अलग बात है, गलत सलत जैसे भी कर लीजिए, उसका कोई रिजल्ट नहीं। लेकिन उसका जो बुरा नतीजा है कि जो मेहनती है, जो टैलेंट है, वो सप्रेस की गई है और शासन इस बात पर जवाब नहीं दे रहा। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, इसीलिए वो इस समय विपक्ष में उदास और एक अजीब किस्म का चेहरा लेकर के, हारे हुए हताश चेहरा लेकर बैठी है। और जो उनका फेस रीडिंग में करता हूँ हर लीडर का, वो ये है कि अब आपको सुनना पड़ेगा कि कह क्या रहा है। अब आप दबा करके, संसद से एक्सपेल करके, मीडिया का यूज करके या कुछ और करके आप उनको अब भगा नहीं सकते, हटा नहीं सकते हैं। आप इग्नोर और नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश ने एक्चुअली आपको मत दिया नहीं है। दरअसल बात ये है, आपके सामने बहुत बड़ा विपक्ष है और अब मीडिया भी धीरे धीरे आप देखिएगा बदलाव आएगा मीडिया में। आप देखिए आज ही से बदलाव दिख रहा है शशिकांत जी, आज ही से बदलाव दिख रहा है। राहुल गांधी का अनकट भाषण दिखाया है मीडिया ने, सारी मीडिया ने अनकट। बहुत सशक्त है हमारी जुडिशरी भी। आप देखिए आने वाले समय में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और ब्यूरोक्रेसी भी देखना बदलाव में आएगी। अब वो बात नहीं रहेगी कि सब लोग जी हुजूरी करते हुए पड़े रहेंगे। जी, ये डिस्कशन भी जैसा शशिकांत जी कर रहे हैं, बहुत बदलाव आ गया। मुझे तो थोड़ी आहट अभी से आती दिख रही है। आज भी जब जो प्राइम टाइम डिस्कशन में लगातार कई मीडिया संस्थानों को देख रहा था तो टॉप बैंड और उनके सुर बदले हुए नजर आ रहे थे। आज ही से मनोज जी आपकी तरफ आ रहा हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, उत्तर प्रदेश से ही है और आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। अयोध्या को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर भी व्यक्तिगत तंज कसा, उन्होंने कहा कि जब 2 बार उन्होंने सर्वे कराया कि क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, लेकिन कहा ना लड़ना नहीं, हार जाओगे। वो काशी गए और काशी में बच के निकले। इस तरीके के पर्सनल राजनीतिक अटैक करने के पीछे और साथ साथ उन्होंने कहा कि अयोध्या ने क्यों नकारा और फिर अवधेश प्रसाद से उन्होंने हाथ मिलाया सदन में। सुबह जरूर मिलाते होंगे लेकिन वहां मिलाया उस बात को कहते हुए। ये इसे किस तरह देखा जाए मनोज जी? दुर्गेन भाई, दरअसल जो भी आपका सवाल था उसी में जवाब था। जवाब 5 लाख से 1.5 लाख के अंतर पे बनारस में आ जाते हैं और अयोध्या में आपके सर्वे में आप चुनाव नहीं लड़ते हो। जो प्रत्याशी प्रत्याशी लल्लू सिंह वहां के स्थानीय सांसद रहे हैं और जीतते भी रहे हैं और वो चुनाव हार जाते हैं। अवधेश प्रसाद जीतते हैं। तो मैं एक बात बताऊं आपसे कि लखनऊ विधानसभा में जब हम लोग बैठते थे चर्चा होती, चूंकि सदन बदला है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अवधेश जी अखिलेश जी के बगल बैठते तो वहां बैठते हैं,
तो ये चर्चा होती कि अखिलेश जी कुछ कहना नहीं, सिर्फ इशारा करना अयोध्या मतलब अवधेश। तो उसी तरीके की चुटकी कमोवेश राहुल गांधी ने बहुत तरीके से, और जो भी हमारे बड़े भाई बात जिक्र कर रहे थे कि मैंडेट बहुत कुछ आपको देता है, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे वो जवाबदेही हो, चाहे वो सवाल खड़े करने की बात हो। और बहुत बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, अयोध्या मंदिर के शुभारंभ, उद्घाटन या जो न्यू पड़ी थी, जब उसका स्थापना थी, बाकी चीजों को हम सब सारे लोगों ने बहुत कायदे से देखा। मुझे लगता है सादे वरिष्ठों और आपने खुद भी देखा होगा, हम लोग तो लगातार वहां जाते रहते थे रिपोर्टिंग के दौरान। लेकिन अगर अयोध्या सीट आप हार जाते हो तो सवाल खड़ा होता है। जिस राम मंदिर के आंदोलन को लेकर के आप वर्षों तक कोर्ट से लेकर के संघर्ष करते हैं, सोचना पड़ता है। और अभी आप देखिए वहां पर नगर विकास के काम को लेकर, मंदिर को लेकर के, गड्ढे को लेकर, सड़क को, बहुत सारे सवाल आपको चुपता और नहीं। मनोज जी, राहुल गांधी उन अयोध्या के जो व्यापारी थे जिनके दुकानें तोड़ी गई, जो लोग थे जिनको मुआवजा वास्तव में नहीं मिला होगा, तो उनकी भी आवाज बनने की कोशिश की उन्होंने। आज सदन में उनका मुद्दा रखा उन्होंने। मैं बताऊं, अगर यही अयोध्या भारतीय जनता पार्टी जीत जाती तो शायद ये मुद्दा नहीं होता, ये बात भी नहीं होती, राहुल गांधी को मौका भी नहीं मिलता। लेकिन चूंकि अब अवधेश जी और वहां जो चुनाव जीते हैं, और राहुल उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत, मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि 12, 17, 19, 22 मतलब 14 में भी आप 80 में 73 लिए थे भाई, 19 में आप 80 में 64 लेके गए थे, और 24 में अगर आप एनडीए की सरकार बनती है तो यूपी ने आपको 37 पे आकर के गठबंधन के साथ में मेन 34 पे खड़ा कर दिया है। तो क्यों सवाल नहीं उठेगा? इसलिए उत्तर प्रदेश को मैंने पहले भी कहा, नहीं नकार सकते आप। देश के प्रधानमंत्री और देश के रक्षा मंत्री लखनऊ और बनारस से, वो भी उत्तर प्रदेश से ही है। तो आपके सवाल का जवाब दे दूं तो जो अभी राहुल जी ने तंज किया, जब कभी अखिलेश जी को मौका, आप सदन में देखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने विपक्ष में 17 से लेकर 22 बाकी 2 साल तक, इधर 7 साल तक देखते रहे अखिलेश जी को, तो वो स्थितियां अब दिल्ली में लोकसभा में लगातार देखने को मिल रही हैं। और देखिए, हार होती है, जीत होती है, जवाब। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी, दुर्गेन जी, पिछले 10 साल तक इन्हीं सब मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष का उठाया और मजाक उड़ाया। इसका जीता जागता उदाहरण अमेठी देखिए भाई, अमेठी की जीत, स्मृति ईरानी की, राहुल गांधी के हार, भाग जाने से लेकर के किन किन चीजों पर चर्चा वर्षों तक चलती रही है। तो अब जब मौका सामने गया है तो उस मौके को क्यों छोड़ेंगे? मतलब बड़ी सीधी जो साफ सपाट सी बात है। तो इसलिए भाई, अच्छा, अधिकार किसको? जनता को है। जनता आपको जिताती, जनता आपको हराती। जब आपने, क्योंकि आपने विपक्ष में संख्या बल के आधार पर नेता प्रतिपक्ष को मौका नहीं दिया। अगर वो 99 स्वयं से नहीं पहुंचते, 239, 41 वो नहीं पहुंचते, तो आपको क्या लगता है जब आप 55 पे, 52 पे नहीं दिए हैं? तो दुर्गेन भाई, मैं फिर कहना चाहूंगा, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में चीजें आजीवन आजन्म नहीं होती हैं। जब चीजें बदलती हैं तो फिर जवाबदेही सुननी चाहिए। और मैं फिर कहूंगा, आज सदन में मैंने आपसे अनुमति भी लेनी है। पुनः एक बात, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, आज आपका जन्मदिन है। दूसरी बात यह है दुर्गेन भाई कि अब कल जब नेता सदन बोलेंगे, निश्चित रूप से राजनाथ जी और आपके देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी भूपेंद्र यादव जी, ये 4 ऐसे नेता हैं, चाहे संसदीय कार्य मंत्री की बात कर लें, गृह मंत्री की बात कर लें, रक्षा मंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री की बात कर लें, अगर नेता विपक्ष के सामने ये खड़े होकर के टोकते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप विपक्ष की 10 साल 15 साल की कार्रवाई देख लीजिए, ये मौका पहली बार हुआ। बहुत शुक्रिया मनोज जी को जाना है चूंकि, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार हमसे जोड़ने के लिए मनोज जी, बहुत धन्यवाद। मैं वीरेंद्र सेंगर जी की तरफ आऊँगा। अब वीरेंद्र जी, जो कोर मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए, और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने उठाया अग्निवीर को लेकर। उन्होंने कहा, जिस तरीके से आप लगातार रक्षा मंत्रालय की भी रिपोर्टिंग आप करते रहें, बहुत सारी चीज़ें देखते रहें, अग्निवीर को लेकर जब एक सदस्य ने टोका कि देखिए ये महिला की बात करने लगे, फिर वो महिला का उन्होंने हवाला दिया था कि मैं उनके घर गया जो अग्निवीर की माँ है, बहुत सारा हवाला दिया। तो उन्होंने बहुत बोल्डली कहा कि हाँ, मैं महिलाओं की बात करता हूँ, मैं करूँगा, आप अपनी पार्टी में देखो कितनी महिलाएं हैं। तो राहुल आज हर जवाब देने को तैयार थे, और पूरा एक दृश्य वो मैं कहूँगा अपने साथियों से दिखाएं कि एक साथ 8-9 मंत्री खड़े हो गए। तो ये इस तरीके के दृश्य और कोर मुद्दे संसद को किस तरफ जाता देख रहे हैं, विपक्ष की राजनीति को किस तरफ जाता देख रहे हैं? वीरेंद्र सेंगर।
भैया जी, ये अग्निवीर का मामला तो इनके गले की फांस बन गया है। अब ये इससे छुटकारा भी पाना चाहते हैं, लेकिन वो आसान नहीं होगा। वो इनकी एक तरह की राजनीतिक हार होगी, इसलिए कैसे उससे निपटे हैं इनके लिए मुश्किल है। जबकि चुनाव के समय में जब लग रहा था कि अग्निवीर वाला इशू असर कर रहा है, नुकसान हो रहा है, तो आपको याद होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम इसको जरूरत पड़ने पर रिव्यू करेंगे। तो क्या मतलब है, आज वो डिफेंड कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि उनको तमाम हल्ला गुल्ला मरने पे भले पैसा दे दिया हो, 1 करोड़ कर रहे हैं रक्षा मंत्री जी से, होता है दे दिया हो, लेकिन वो नियम नहीं है, वो सरकार ने कृपा से दिया होगा। जैसे कि और लेकिन जब वो बोले कि पेंशन नहीं देते, उसको ये भी नहीं है कि वो शहीद का दर्जा है, इस पे तो रक्षा मंत्री ने कुछ नहीं कहा। नहीं, और राहुल गांधी ने कहा कि यूज एंड थ्रो, वो लेबर हैं, लेबर, उनको उपयोग करो फेंक दो, ये शब्द कहे उन्होंने। और उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है, ये सेना में भी 2 तरीके के लोग बना रही, एक अग्निवीर और एक सैनिक, उनमें भी फूट डाल रही, ये भी बात कही उन्होंने। बड़े करारे आक्रमण किए। मीडिया रिपोर्ट्स में तमाम मीडिया अखबारों ने कई ये खुलासे किए थे कि ये फैसला वाकई में सेना के नहीं था, ये फैसला तो वाकई में पीएमओ का था। ये जब जाहिर है और फैक्चुअल है, और किसी समय इसका पूरा, जब ये सरकार बदलेगी, कभी ना कभी तो बदलेगी, तो ये सबसे सामने खुलासा आ जाएगा कि ये सच है। ये सेना इसके खिलाफ थी। सेना से तो मनवाया जाता है, मोदी जी की तो स्टाइल है, तो वो तो और चीजें सुप्रीम कोर्ट तक भी मनवा लेते हैं। प्रधानमंत्री का ब्रेन चाइल्ड है, सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं है, ये बात कही खुलकर उन्होंने, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वीरेंद्र जी। प्रधानमंत्री का यही नहीं, प्रधानमंत्री बहुमत पे आते तो बहुत जगह आपको अग्निवीर मिल जाते, स्वास्थ्य अग्निवीर मिल जाते, डॉक्टर अग्निवीर मिल जाते, टीचर अग्निवीर मिल जाते। तो सरकार क्या है कि सरकार केवल बड़े पूंजीपतियों को खुश करना चाहती है, ये फैक्ट है। जिस तरह से कर्ज माफी हुई 16 लाख करोड़ की, वो सामने है। तो कोई ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी बोल रहे हैं, कांग्रेस बोल रही, तो फैक्चुअल है। सरकार अब तथ्यों से बच नहीं सकती। किसानों के साथ जिस तरह दुर्व्यवहार किया गया, 700 लोग मरे, तो सतपाल मलिक ने, जो राज्यपाल रह चुके हैं, उन्होंने कहा, वो प्रधानमंत्री के एक समय बड़े करीबी थे, उन्होंने कोई मुद्दा छोड़ा नहीं है वीरेंद्र जी। राहुल गांधी ने कहा कि आप उन्हें आतंकवादी कहते थे, तो उसमें भी बहुत डिफेंस करना पड़ा सत्ता पक्ष को। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। अजीम अख्तर साहब, एक 20 सेकेंड का एक अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की, कि आप संसद को और विपक्ष की राजनीति को किस दिशा में जाते देख रहे हैं, अगर आज पहले दिन का अगर रेफरेंस आप लें। अजीम अख्तर। देखिए, संसद में जो कुछ हो रहा है वो दैट इज नॉट अप टू द मार्क। हम तवक्को नहीं करते कि सत्ता अपोजिशन को दबाए और अपोजिशन उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करे। ये तो आप कहिए, हमारी सुनने वाली बात है। अगर सत्ता का तरीका यही रहा तो मुनासिब नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा कि पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज, बहुत अहम चीज हमारे लिए, वहां पर इस तरीके के जिसको कहते हैं ना हंगामा रोजाना देखने को मिले। भाई, पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा में आप इस ढंग का काम कीजिए, कब तक आप हंगामा आ रही करते रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे क्रिकेट का मैच हुआ, पहली बॉल पड़ ली, पहले ओवर हुआ, सब लोग भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये क्रिकेट का मैच अब बनाइए खुदा के वास्ते, इसको लोकसभा रहने दीजिएगा। लोकसभा में अपोजिशन को जो कुछ कहना है सुनिए, आप अपोजिशन को जो कुछ कहना है वो आपको आलोचना करे, आपको क्रिटिसाइज करे, अच्छे तरीके से करे, बुरे तरीके से करे। ये सत्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपोजिशन को मुतमईन करे। बहुत शुक्रिया अजीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सेंगर जी, शशिकांत त्रिवेदी जी, मनोज मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सभी का। बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो कह रहे हैं कि अपोजिशन का तवक्को करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। आप धैर्य के साथ सुन रहे हैं, ये नहीं कि 2 शब्द लीडर अपोजिशन बोल रहा है और 4 लोग दौड़ पड़े इंटरवीन करने के लिए। सुनना पड़ेगा। अब 10 साल तक आपने सुनाया है, आपको भी सुनना पड़ेगा। और विपक्ष जनता की आवाज है। सत्ता पक्ष को अगर जितने लोगों ने वोट दिया, तो उससे ज्यादा विपक्ष को इस देश के लोगों ने वोट दिया। तो हिंदू मुस्लिम के इस फेर में मूल मुद्दों को नहीं उलझना चाहिए, ये मेरी इल्तिजा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।